काश अगर हम किसी का मन पढ़ पाते। ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसे पाने की इच्छा कभी न कभी लगभग हर किसी को होती ही है। और हो भी क्यों ना, आखिर किसी के मन की बात जान लेने के फायदे भी तो बहुत हैं। लेकिन अगर सामने वाले ने उसके विचारों को अपने मन में ही बंद करके रखा है तो फिर आप कैसे जानेंगे कि उसके मन में आखिर क्या चल रहा है। वैसे माइंड रीडर बनने के कई सारे तरीके मौजूद हैं। अलर्ट रहकर और अपना दिमाग खुला रखकर आप असल में अन्य लोगों की फीलिंग को समझ सकते हैं। माइंड रीडिंग दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है यह समझने के लिए संकेतों को एक साथ मिलाने की क्षमता है। यह वास्तव में टेलीपैथी या लोगों के दिमाग को पढ़ने के लिए किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक इसे सहानुभूति सटीकता कहते हैं। जो संकेत है जिनके साथ आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाता है कि वास्तव में किसी के दिमाग में क्या है। ये संकेत किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उनके बैकग्राउंड और यहाँ तक कि उनके बोलने की डिटेल और स्टाइल पर ध्यान देकर भी सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि नाराज या दुखी होने पर वो अपनी बाहों को सामने क्रॉस करके रख सकता है। कुछ साइंटिस्ट माइंड रीडिंग मोटिवेशन नाम के एक अन्य पहलू का भी सुझाव देते हैं, जो दूसरों की मानसिक स्थिति को समझने के लिए एक उपयोगी क्षमता है। उदाहरण के लिए माइंड रीडिंग मोटिवेशन में माहिर कोई व्यक्ति अपने फ्रेंड को लगातार डेस्क को अपनी उंगलियों से बजाते हुए देखकर उसके परेशान मूड के बारे में पता लगा सकता है। दिमाग को पढ़ने की क्षमता को मेंटलाइजिंग या मानसिक गतिविधि समझने के रूप में भी जाना जाता है। वास्तव में लगभग हर कोई हमेशा ऐसा करता है। शायद आप हर समय दिन में कम से कम 2 या 3 बार यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस बात की पूरी जानकारी भी न हो कि आप यह कर रहे हैं। मानसिकता तब भी हो सकती है जब आप किसी पूरी तरह से अलग चीज के बारे में सोच रहे हो। अन्य लोगों की भावनात्मक स्थिति को मानसिक रूप से समझने और समझाने में सक्षम होना बहुत ही उपयोगी चीज है। ऐसे क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके लिए उन्हें अन्य लोगों को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता होती है, जैसे कि राजनयिक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या व्यवसायी, अपने मेंटलाइजेशन स्किल्स में सुधार से बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। स्टडीज से पता चला है कि आमतौर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में मेंटलाइजेशन में बेहतर होती है। ऑप्टिज्म से पीड़ित लोगों को मेंटलाइज करने में मुश्किल हो सकती है। ऑप्टिज्म से पीड़ित कई लोगों के पास अन्य लोगों की भावनाओं को समझने में, उनकी कठिनाई का सामना करने में मदद करने के लिए समय से पहले बातचीत का अभ्यास करने जैसी रणनीतियां होती है। माइंड रीडिंग सटीक विज्ञान पर आधारित नहीं है, इसलिए इसके इस्तेमाल के साथ सावधान रहे। ऐसा अनुमान ना लगा ले कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। इसके बारे में आप 100% जानते हैं। माइंड रीडिंग एक शिक्षित अनुमान है जिसमें आप केवल उचित सुरागों के आधार पर अनुमान लगा रहे होते हैं, यानी आपका अनुमान कभी कभी गलत भी हो सकता है। याद रखें, दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं ये केवल वो ही जानते हैं। इसीलिए यह सोचने की कोशिश ना करें कि आप उनसे बेहतर जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। बातों और चुप्पी पर ध्यान दें, यानी दूसरा व्यक्ति कहकर और बिना बोले क्या कह रहा है, इस पर पूरा ध्यान दें। जब कोई आपसे बात करे तो अपने आप से पूछिए कि वो कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं। तो उसकी बात को ध्यान से सुनने की पूरी कोशिश करें। उन्हें बीच में टोकने से बचिए। पूरी बात सुने फिर सवाल पूछिए। दूसरे व्यक्ति को जवाब देने के लिए समय दें और फिर ध्यान से सुनते रहे। गहरी बातचीत किसी को समझने का एकमात्र तरीका नहीं है। छोटी सी बात आपको यह देखने का मौका देती है कि औपचारिक और आकस्मिक स्थितियों में बोलते समय वो व्यवहार कैसा करता है। उदाहरण के लिए आपका एक फ्रेंड मौसम के बारे में चर्चा करते समय हंसमुख और बातूनी लग सकता है, लेकिन जब आप उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो वो हंसमुख फ्रेंड एक पल के लिए चुप हो जाता है और अस्पष्ट रूप से जवाब देता है। इसका मतलब संभावना है कि परिवार का विषय उसे असहज महसूस कराता है। उदाहरण के लिए आप पूछ सकते हैं, आपकी बहन कैसी है, और अपने दोस्त के मुझे लगता है कि वो ठीक है। जवाब देने से पहले एक पल के लिए आपका सामना चुप्पी से होता है। इस उदाहरण में आपके फ्रेंड को अपनी बहन के साथ संबंधों में समस्या किसी तरह की भी हो सकती है, क्योंकि उसने वो ठीक है के बजाय मुझे लगता है कहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अन्य लोगों की मेंटल स्टेटस को समझने के लिए बॉडी लैंग्वेज रीड करना एक ज़रूरी स्किल है, लेकिन इसे सीखने के लिए लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है।
बॉडी लैंग्वेज लोगों के बारे में ऐसी बातें बता सकती है जो वे कहना नहीं चाहते या शायद उन्हें खुद भी उसका एहसास ना हो। अगर कोई हाँ कहता है लेकिन उसकी शारीरिक भाषा नहीं कहती है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। किसी की बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह से समझने के लिए सीखने की शुरुआत में आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहली है आंखें। जब लोग कुछ ऐसा देखते हैं उन्हें उत्तेजित करता है। जब वो एक कठिन निर्णय ले रहे हो या जब वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग का अनुभव कर रहे होते हैं तब उनकी आंखों की पुतलियां फैल जाती है। पोस्चर यानी कि मुद्रा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं क्या वो कठोर और तनावग्रस्त या तनाव मुक्त लगता है? यह आपको इस बात का संकेत दे सकता है कि व्यक्ति कितना तनावग्रस्त है। चेहरे के हाव भाव। एक सच्ची मुस्कान में केवल होठों का इस्तेमाल नहीं होता। कोई वास्तव में मुस्कुरा रहा होता है तो आप शायद उसकी आंखों के चारों ओर मुस्कान की रेखाएं या छोटी झुर्रियां देखेंगे। वहीं भौं को चढ़ाया हुआ व्यक्ति या तो उदास या फिर गुस्से में होगा। हाथों की अभिव्यक्ति। जो कोई घबराया हुआ होगा वो अपने हाथों में एक पेन, पेंसिल या और कोई चीज लेकर बेचैनी में उससे खेल सकता है। बोलने का स्वर। एक व्यक्ति जो कंफर्टेबल होता है उसकी आवाज़ आमतौर पर शांत, वार्म या आत्मविश्वास से भरी होती है। वहीं इसके विपरीत आप व्यक्ति के स्वर में नाराजगी या क्रोध महसूस कर सकते हैं। व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर विचार करें। कोई व्यक्ति किसी भी समय क्या सोचता है, उम्र, संस्कृति और विश्वासों का इस बात पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरे व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में आप जो जानते हैं उसका उपयोग उसकी मानसिकता को समझने के लिए करें। उदाहरण के लिए यदि आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को एक बिजनेस डील का प्रस्ताव देते हैं तो वो एक युवा व्यक्ति की तुलना में व्यावसायिक जोखिमों पर विचार करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है, जो तुरंत इसे स्वीकार करने के लिए उत्सुक होता है। अधिक पारंपरिक और अंतर्मुखी संस्कृति से आने वाला कोई व्यक्ति परेशान होने पर भी विवाद, झगड़े से बचने की कोशिश कर सकता है। सहानुभूति की अपनी भावना का प्रयोग करें। संवेदी धारणा एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है कि आपके आसपास की दुनिया के संबंध में आपका शरीर कैसा महसूस करता है। इसके बारे में जागरूक होना यानी आप अन्य लोगों के साथ बातचीत करते समय महसूस होने वाली शारीरिक संवेदनाओं से अवगत हैं। किसी अन्य व्यक्ति को बीमार या पीड़ित देखना शारीरिक संवेदनाओं को ट्रिगर कर सकता है जो आपको भी पीड़ित करता है। अगर कोई आपको बहुत दुखी या खुश महसूस कराता है तो इन संकेतों का उपयोग करके सोचें कि क्या वो वास्तव में खुद भी उन भावनाओं को महसूस कर रहे हैं या नहीं। उनकी राइटिंग। उसके टेक्स्ट या ईमेल में आपके अनुसार उसे कौन से विषय सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। यदि वह ब्लॉग या सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है तो उन्हें पढ़ने के लिए समय निकालें। जब वो किसी ऐसे विषय पर चर्चा करता है जिसे वो वास्तव में पसंद करता है तो उसकी शैली और शब्दों का चुनाव कैसा होता है। उदाहरण के लिए आप यदि ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो यात्रा के बारे में लिखना पसंद करता है तो यदि आप अपने शौक से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं तो वे आपसे बातचीत करने में रुचि ले सकते हैं। उनकी सोशल मीडिया। लोग जिन चीज़ों के बारे में पोस्ट करते हैं और अपने पोस्ट में वो जिस लहजे का इस्तेमाल करते हैं उससे आपको हर तरह के विषय पर उनके विचारों और भावनाओं के बारे में सुराग मिल सकता है। आप सोशल मीडिया का उपयोग कर यह बताने के लिए भी कर सकते हैं कि सामाजिक परिस्थितियों में भी कोई कितना सहज है। अंतर्मुखी लोग मैं जैसे आत्म केंद्रित शब्दों का उपयोग करना पसंद करते हैं, जबकि बहिर्मुखी ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो सामाजिक गतिविधियों का वर्णन करते हैं, जैसे प्यार, रात या पार्टी। यदि आप सोशल मीडिया के जरिए किसी व्यक्ति की मानसिकता के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो उसके शौक और रुचियों का अंदाज़ा लगाने के लिए उसके द्वारा फॉलो किए जाने वाले अकाउंट्स की जांच करें। उनके करीबी दोस्त उनके बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग उस व्यक्ति के करीब हैं जिसे आप बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उनकी पसंद और नापसंद का और साथ ही कुछ स्थितियों में उसकी प्रतिक्रिया के बारे में अच्छा विचार रखते होंगे जिसके बारे में आप जानने में रुचि ले रहे हैं। उस व्यक्ति के किसी मित्र या परिवार के सदस्य से पूछने की कोशिश करें कि किसी खास विषय के बारे में वो क्या सोच सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति डेट पर क्या करना चाहेगा तो उसके भाई बहनों से इस तरह के सवाल पूछने की कोशिश करें। आपकी बहन को किस तरह का खाना पसंद है, उनकी पर्सनल स्टाइल और लुक्स।
जैसे फर कोट पहनने वाला कोई व्यक्ति शायद पशु अधिकार कार्यकर्ता नहीं होगा। याद रखें कि आप किसी व्यक्ति के अपीयरेंस से केवल कुछ सीमित निष्कर्ष ही निकाल सकते हैं। एक यूनिफॉर्म इस बारे में अधिक बताती है कि कोई व्यक्ति कहाँ काम करता है, न कि वो कौन है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने अपने बालों को असामान्य रंग में रंगा है और फैंसी कपड़े पहनता है, तो सामाजिक मुद्दों पर उनके अपरंपरागत और खुले विचारों वाले होने की संभावना है। अपने खुद की राय और व्यक्तिपरकता पर ध्यान न दे। किसी और को कैसा महसूस हो रहा है, इस पर विचार करते समय अपने को निष्पक्ष रखने की कोशिश करें। याद रखें, सिर्फ इसीलिए कि आप एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया रखेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई और भी ऐसा ही करेगा। उदाहरण के लिए, सिर्फ इसीलिए कि अगर किसी ने आखिरी समय में अपनी प्लान को कैंसिल कर दिया तो आप परेशान होंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य भी होंगे। विवेचनात्मक तर्क या इंडक्टिव रीजनिंग का अभ्यास करें, जबकि निगमनात्मक तर्क या डिडक्टिव रीजनिंग में आप एक आधार के साथ शुरू करते हैं और फिर उस आधार के लिए सबूत खोजने की कोशिश करते हैं। वो गुस्से में है इसलिए वो फर्श को देख रहा है। आगमनात्मक तर्क में आप ठीक विपरीत करते हैं। वो फर्श को देख रहा है इसलिए हो सकता है वो गुस्से में है। दिमाग पढ़ने के लिए सबसे जरूरी बात किसी व्यक्ति की भावनाओं पर निर्णय लेने से पहले सबूत इकट्ठा करना है, न कि उसके विपरीत। सामाजिक चिंता वाले लोगों को अक्सर आगमनात्मक रूप से तर्क करने में परेशानी होती है। यदि आप मान लेते हैं कि अन्य लोग आपको नकारात्मक रूप से जज कर रहे हैं और वो इसे साबित करने का प्रयास करते हैं, तो आप माइंड रीड नहीं कर रहे हैं। ये केवल आपकी चिंता है जो बोल रही है। उनसे सीधे सवाल पूछिए। भले ही ये माइंड रीडिंग नहीं है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनसे सीधे बात कर ले। स्टडीज से पता चला है कि दूसरों के साथ सहानुभूति रखने और उनकी जगह खुद को रखकर विचार करने की हमारी क्षमता उतनी मजबूत नहीं है जितनी हम सोचते हैं। गलतफहमी से बचने के लिए आपको ईमानदारी से जिज्ञासु और साहसी होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, मुझे लगता है कि आप थोड़े नर्वस हैं, लेकिन मैं गलत हो सकता हूं। आप कैसा फील कर रहे हैं? या ऐसा कह सकते हैं, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ समय बिताना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है इस शाम के बारे में आप कैसा फील कर रहे हैं।